हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स क्रैश कोर्स जेई बिटसैट। जो भी बच्चे जेई बिटसैट में अपियर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे अगले साल नेक्स्ट ईयर भी अपियर हो रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी से अगर लग जाते हैं ऐसे ऐसे पीवाई क्यूज़ में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई के लिए, अगर अभी से लग जाते हैं, अभी से समझ लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा बेसिक्स में आपको बता देता हूँ कि इसमें चीज़ें कौन कौन से बेसिक थ्योरी इन्वॉल्व है, कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है, तो हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो आइए बच्चों देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में हमारे को पढ़ना क्या है। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हम मोशन की बात करेंगे। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, और यहाँ पर हम लोग मोशन इन द सेंस केमिकल रिएक्शंस की बातें करने वाले हैं, जिसमें कि मोलारिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता है एज टाइम पासेस। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कौन सा हमारे को मिलने वाला है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास ए मोल ऑफ ए है, मान लो हमारे पास ए मोल ऑफ ए है और ये हमें दे रहा है बी मोल ऑफ बी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको लिखने आनी चाहिए, रेट ऑफ ए रिएक्शन और रेट ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। ये जो रिएक्टेंट है वो तो ऑब्वियसली डिसअपीयर होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि अपीयर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ऐसे बोल सकते हैं ना, अपीयर हो रहे हैं, या फॉर्मेशन बोल सकते हो आप। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन dV by dt। ठीक है, dV by dt। और अगर मैं लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ये मैं क्या लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा माइनस ऑफ dA by dt। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, तो ये मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट। अगर हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हम लोगों ने किया हुआ है बेसिक्स में क्लास 12 में, कि डिवाइड बाई कोफिशिएंट होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी बी बाई डी टी डिवाइड बाई द कोफिशिएंट एंड डी टी। ठीक है, ये है रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है, रेट ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी है, और रेट ऑफ रिएक्शन किसी के लिए भी, किसी भी रिएक्शन के लिए एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब हमारी चीजें हमारे पास है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, यही अगर कोई रिएक्शन है मेरे पास, सपोज दिस इज द रिएक्शन ओनली, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट रेट लॉ, रिएक्टेंट रेट लॉ। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में ज़्यादा आप क्वेश्चंस नहीं पाएंगे, बस वो बड़ा सिंपल सा टर्म होता है कि अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। तो उसका बेसिस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच इज ब्रिंगिंग आउट इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, जो आपस में इफेक्टिवली स्ट्राइक करते हैं उसी को बोलते हैं मोलिकुलरिटी। अगर मैं बोलूं कि 2 मोल ऑफ ए है, 5 मोल ऑफ बी है, तो हम देख के बता सकते हैं, अच्छा 2 मोल ऑफ ए है, 5 मोल ऑफ बी, यानी कि मोलिकुलरिटी हो गई 7 रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी बन रहा है सी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 2 मोल ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वेरी सिंपल। ठीक है, अब जब रिएक्टेंट रेट लॉ की बात होती है तो यहाँ पे आती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात है। रिएक्टेंट रेट लॉ की बात करेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू सम पावर एक्स। ये जो सम पावर एक्स है वो ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंट से ही मालूम किया जा सकता है, थियोरेटिकल फैक्ट नहीं है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट रेट लॉ इसी को बोलते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। ठीक है, रेज टू सम पावर। अगर यहाँ पे मैं बोलूं x इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, 0 ऑर्डर रिएक्शन।
और अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 तो क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, तो यहां से आपको कुछ फॉर्मूले मिलने वाले हैं और भी, तो डिराइव करके देखते हैं। मैं इसलिए डिराइव कर रहा हूं ताकि पूरा अंदर से आप समझ पाओ, काफी अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ आंसर को आप। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप वापस आ जाओ, हम लोग काम करने वाले हैं x इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करेंगे तो x की वैल्यू लेंगे 1, ठीक है, x की वैल्यू ले लो 1 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो r को क्या लिख सकते हैं, r को तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ dA बाई dt के x पे पावर 1, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको साफ साफ, होपफुली इट मस्ट बी क्लियर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेशन फैक्टर आपको मिल चुका है, माइनस ऑफ dA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज k dt, ये आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कैसे, टाइम लिमिट क्या लेंगे, ऑफ कोर्स 0 to t लेंगे, और क्या ले सकते हैं 0 to t। कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर रहा है, t 0 है तो आप ले लो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, और आफ्टर सम टाइम दिस इज कॉन्सेंट्रेशन A। इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस ऑफ लॉग A हो गया, दिस इज A0 to A, दिस इज KT, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर इस माइनस को हटा के आप इधर भी लिख सकते हो, तो क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस करके इधर मिल गया आपको लोअर लिमिट, ठीक है ना। इस माइनस को मैंने बाहर ही रखा है फिलहाल, इज इक्वल टू KT, ठीक है, माइनस को बाहर रखा है। अब ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं log A0 माइनस log ऑफ A दैट इज इक्वल टू KT, ठीक है। ये क्या मिलने वाला है, log ऑफ A0 अपॉन A दैट इज इक्वल टू KT, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब ये नेचुरल लॉग है, जिन बच्चों को लॉग नहीं पता है उनको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लॉग नहीं पता होगा। लॉग अगर मान लो x है तो इसको लिख सकते हैं 2.303 लॉग ऑफ x, ऐसे। ln भी लॉग होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लॉगरिथम, LOG लॉग में, ये ln बोलते हैं यानी कि नेचुरल लॉगरिथम। ये हो गया 2.303 लॉग, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बुक में फॉर्मूला जरूर मिलेगा, 2.303 log of initial concentration upon final concentration, this is KT, ये फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है आपके लिए, इसको जरूर नोट डाउन करना है बच्चों। यहीं से हाफ लाइफ की बातें निकल के आती है, यहीं से हाफ लाइफ की बातें निकल के आती है, ठीक है ना, हाफ लाइफ। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशंस की बातें करते हैं। तो यहां से आप जब हाफ लाइफ की बात करोगे, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन A है वो हो जाएगा आपका A0/2, मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या है, कितना टाइम जिसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, ठीक है ना। और T को लिखेंगे T हाफ, देखो T हाफ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है, ये सिंपल T हाफ है, ठीक है ना, डिनोशन है बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग ऑफ A0, और A को लिख लेंगे A0/2 दैट इज KT हाफ, ठीक है। A0 कट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ 2 दैट इज K, और यहाँ T हाफ भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
log 2 की वैल्यू फिक्स है, आप टेबल से देख सकते हो 0.3 होती है log 2 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.303 log 2 का मतलब 0.3 अपॉन के को इधर ले जा सकते हो, टी हाफ को इधर लिख सकते हो, आपकी मर्जी, किसी भी फॉर्मेट में आप लिख लो, डजंट मैटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी हाफ मिल जाएगा 0.69 अपॉन के, ठीक है ना। दिस इज योर टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे अभी और बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो टी हाफ निकालने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ ग्राफ्स भी देखने वाले हैं और कुछ नए फार्मूले भी देखने वाले हैं। ध्यान से देखना है बच्चों, पूरा देखना है, बीच में छोड़ोगे, बीच में आधा देखोगे तो आधा ही सीखोगे। तो आइए देखते हैं कि आगे ग्राफ्स कैसे कैसे छुपे हुए हैं इसमें, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, ग्राफ को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे ये आपका ग्राफ है, वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ नोट डाउन कर लो। स्लोप क्या देगा, स्लोप के देगा, माइनस के देगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, स्लोप सॉरी पॉजिटिव के है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, आर इज इक्वल टू के होता है और ए टू द पावर जीरो होता है, ये तो होता है। तो अगर आप इनिशियली बात करोगे, टाइम टी जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा, जैसे आगे बढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेसिकली जीरो ऑर्डर में देखा जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बोल रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टी जीरो पे तो मैक्सिमम होगा, है ना, उसके बाद कम होता जाएगा। प्लॉट बिटवीन log r and t फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप भी आपको याद होनी चाहिए और t जीरो पे क्या आपको मिलता है ये भी ध्यान होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। सारे ग्राफ्स आप ड्रॉ कर लो, log r नॉट बाय r वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्लोप क्या होगा k अपॉन 2.303। सब में स्लोप इसके पहले k था, लेकिन अभी ये 2.303। स्लोप अगर राइट साइड झुका रहा है तो पॉजिटिव है, स्लोप ऐसे लेफ्ट साइड झुका रहा है तो नेगेटिव स्लोप होता है। जैसे हमने अभी देखा, ये जो लाइन लेफ्ट साइड झुका है इसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद रहेगा। ओके, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनदर स्लोप, ये तो हमने कर लिया। आगे जो ग्राफ दिया गया है, आपको दो ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, 4.7 और 4.11। ये एनसीईआरटी के सारे ग्राफ है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पढ़नी भी चाहिए ये, चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो, एनसीईआरटी तो आपको चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। इस पे आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो रिएक्टेंट एक एग्जांपल लिया गया, H2 प्लस I2 कंबाइन होंगे और बनेंगे 2HI। तो ग्राफ में क्या आपको ध्यान देना है बच्चों, कि जो रिएक्टेंट उसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर बनता है उसकी एनर्जी देख रहे हो, ये एनर्जी एक्सिस है, उसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट में, यानी कि फेवरेबल है, वो प्रोडक्ट बन सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट अगर बनना है तो एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। जैसे हम कैसे रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं ग्राउंड में, तो बैरियर मिलते हैं ना जंप करने के लिए, तो वो बैरियर को जंप करना होता है, तभी तो आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंचोगे। वही हाल यहाँ भी है, अगर इस रिएक्टेंट को फिनिशिंग लाइन यानी कि प्रोडक्ट तक पहुंचना है, तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो एनर्जी का लेवल है, बैरियर, इसको पार करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रीच दैट मिनिमम एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन दूसरा भी मिलता जुलता है, लेकिन दूसरे में क्या है, हमने एक एजेंट डाल दिया, एक ऐसा एजेंट जो रिएक्शन में रिएक्टेंट को हेल्प करने वाला है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को हेल्प करता है बैरियर को पार करने में। रिएक्टेंट कैटलिस्ट क्या बोलेगा, देखो भैया आपका बैरियर इतना बड़ा था, मैंने छोटा कर दिया। एजेंट है ना, एजेंट है, उसको सपोर्ट के लिए आया हुआ है। तो कैटलिस्ट यानी कि एजेंट क्या करेगा कि एनर्जी बैरियर को कम कर देगा और कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी काम चल जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये ग्राफ आपको आ सकता है, ये है विद कैटलिस्ट, ये है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये है विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट। इसमें आप ये भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लॉग के। देखो हम लोग बार बार के का इस्तेमाल करते हैं ना,
रिएक्टेंट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोलते हैं ना, R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर x। ए क्या है? रिएक्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से आता है। रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से आता है। ये एरहेनियस ने इक्वेशन दिया था ये कि भाई रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो K इज इक्वल टू लिखेंगे A e टू द पावर माइनस ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, T को टेम्परेचर बोलते हैं, A को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कोलिजन होते हैं ना तो वहां तो फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग एक नए फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अगर टेम्परेचर T1 की बात करें, T अगर T1 ले ले तो K बिकम्स K1 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लॉग लेके काम कर सकते हो। लॉग लेके तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू ln A, लॉग ऑफ A माइनस ये बाई आर T1, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी बार में log of K2 log A माइनस EA बाई आर T2, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है ना, अब टेम्परेचर T2 जो मैंने लिया है वो हायर टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर पे K2 की वैल्यू ज्यादा होगी। आप इसको डिफरेंस ले सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस कर दो इक्वेशन 1, 2 माइनस 1 कर दें इक्वेशन के लिए, 2 माइनस 1 कर देते हैं तो क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, K2 माइनस K1, ये दोनों तो खत्म हो गया माइनस करने पे, हमें मिलेगा EA बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं? log ऑफ K2 बाई K1, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा रहा हूं मैं। log A माइनस log B क्या होता है? log ऑफ A बाई B होता है। दिस इज इक्वल टू EA अपॉन आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, ये हो गया। टू 2.303 log of K2 by K1, that is EA by R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है, ये जो log K है इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है। इसका स्लोप होगा माइनस EA by R2, इसके लिए ग्राफ है। log K ये है, 1 by T ये है, तो 1 by T का कोफिशिएंट क्या है? माइनस EA by R, दैट इज द स्लोप। तो ये आप नोट कर लो। अब है क्वेश्चंस के बारे में, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं जेईई मेंस में। ठीक है बच्चों, तो बने रहो, पूरा का पूरा देखते रहो और सीखते रहो। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चंस थोड़ा करके देखेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं पिछले सालों में। तो ये आपको आ चुका है अगस्त 31, 2021 जेईई मेंस। तो देख लो कैसे क्वेश्चन है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the ratio of the time for 75% completion of a reaction to the time for 50% completion। दो टाइम की बात हो रही है कि 75% कंप्लीट होगा तो उसके लिए कुछ टाइम होगा और 50% कंप्लीट होगा उसके लिए कुछ टाइम होगा। तो दोनों टाइम का रेशियो निकालने को बोला गया है। तो आप क्या करोगे? फटाफट लिखोगे इक्वेशन 2.303 अपॉन के log ऑफ इनिशियल क्या है? A0 है। ठीक है, और नीचे होता है A, यानी कि बचा हुआ चीज। 75% कंप्लीशन मीन्स 25% बचा रहेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 25 A0। ठीक है, बचा हुआ है ये तो। 25% है तो 0.25 होगा ये। 0.25 बोले तो 100 अपॉन 25 यानी कि 4, ये आपको पूरा 4 मिल जाएगा लॉग। तो इसको हटा के ना 4 लिख सकते हो। 4 का मतलब 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो। इस 2 को बाहर ले लो तो आ जाएगा 4.606 अपॉन के log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। बढ़िया ना। आगे बोल रहा है 50% यानी कि टी हाफ का तो फॉर्मूला ही लगा लो ना, 0.69 अपॉन के। ठीक है ना, तो डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, टी अपॉन टी हाफ
ये हो जाएगा 4.606 इंटू 0.3 अपॉन के 0.69 अपॉन के। ठीक, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखना, हम लोग जब जब कैलकुलेशन की बात होगी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। ये हम लोगों ने क्या लिखा है 2 इंटू 2.303, ठीक है ना, इसी को हमने खोल के ऐसे लिख दिया। 0.69 कैसे आता था 2.303 इंटू 0.3 ऐसे ही तो आता था। तो पूरा पूरा कट हो गया, आपको 2 मिलेगा सिर्फ। दैट मीन्स t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t हाफ, यानी कि रेशियो की बात करेंगे तो 1/2, सॉरी 2 आ गया रेशियो, t अपॉन दिस t अपॉन t हाफ इज 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल 2 लिखोगे। कितना इजी है देखो, कुछ भी नहीं था इसमें, लॉलीपॉप। सेकंड, the reaction that occurs in a breath analyzer, a device used to determine the alcohol level in a person's blood stream is this. The rate of appearance of Cr2SO4 whole thrice is 2.67 mole per minute at a particular time. The rate of disappearance of C2H6O at the same time is, क्या होगा ध्यान से बच्चों, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस मांगा गया है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करोगे, रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखोगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन ध्यान से देखना, C2H6O तो रिएक्टेंट है, तो लिखोगे माइनस, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1/3 इंटू dC2H6O अपॉन dt इज इक्वल टू, आपको जो एपियर हो रहा है CrO2, ये वाला चीज एपियर होगा, तो 1/2 dCr2SO4 का होल थ्राइस अपॉन dt, ठीक है, यही तो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल होते हैं। अब इसके लिए 2.67 मोल पर मिनट गिवन है, इसके लिए पूरी की पूरी वैल्यू गिवन है, ये 2.67 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2.67 क्या हो जाएगा 2.6 रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी कि ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो आप 3 को इधर ले जाओ, माइनस ऑफ d C2H6O अपॉन dt, 3 को इधर ले जाओ, तो 3/2 इंटू 2.67, बढ़िया ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1.335 ये हो गया। इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे को चाहिए नियरेस्ट इंटीजर, तो इंटू 3 कर देंगे, 5 3 से 9 8 4.00, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 4 लिखेंगे, क्योंकि आंसर तो नियरेस्ट इंटीजर में ही मांगा गया है। तो ये हो गया हमारा ये 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड भी कर लेते हैं, है तो बहुत इजी, ये भी कर लेते हैं। The following data was obtained, जब भी आप वीडियो से पढ़ाई करते हो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन देखते ही पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो, मेक इट दिस एज हैबिट, ठीक है ना। तो इसको हैबिट में बना लो कि जैसे ही क्वेश्चन मिलता है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो वीडियो आप ही के लिए तो मैं बना रहा हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में करके देखते हैं। The following data was obtained for chemical reaction at this, ठीक है ना। 2NO plus 2H2 ये मिलेगा N2 plus 2H2O। यहाँ पे बोला क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO के लिए बोला गया है। तो आप रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू K NO पे पावर X H2 पे पावर Y, ठीक है, ये लिखोगे आप। तो यहाँ पर बहुत सारे डाटा गिवन है, इसकी हेल्प ले लेते हैं हम लोग। तो H2 कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन थ्राइस हो गया तो रेट यहाँ कम हो गया, है ना, ये थ्राइस हो गया तो ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया 10 to the power -9, 10/10, तो ये भी थ्राइस हो गया, ये थ्राइस, ये भी थ्राइस, तो NO के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, ठीक है। चलो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। R यहाँ पे गिवन है 7 इंटू 10 to the power -9। देखो इसकी H2 कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसकी थ्राइस होने पे ये भी थ्राइस हो गया,
तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना। तो NO के लिए क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10 टू द पावर -5, 8 इंटू 10 टू पावर -5। दूसरे वाले में रेट है 221 इंटू 10 टू पावर -9 के 3 टाइम्स। ठीक है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो x y लेके ही तो करते हैं, इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दोगे, ये हो जाएगा 1/3, ये कट, ये कट, तो आपको मिल गया 1/3 टू द पावर x। ठीक है, y तो कट गया, लेकिन 3 पे पावर x है ना, ये तो रहेगा, वो भी डिनोमिनेटर में डिवाइड किया हमने, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। The order of the reaction with respect to NO यानी कि x की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, नोट करो, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, इसको फिनिश करो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स क्रैश कोर्स फॉर जेई। कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ और करके देखते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि हम लोग आपको लग जाए कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, जेई में भी यकीन मानो बहुत ईजी होता है। जेई मेंस में जो भी आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है ना, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़े ग्राफ्स आने चाहिए, ग्राफ्स के स्किल्स होने चाहिए जो कि मैथमेटिकल स्किल है। अदरवाइज केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ चुका है जुलाई 2021 पेपर में, आइए देखते हैं। PCl5 gives you PCl3 plus Cl2 reaction given in the above first order reaction the concentration of PCl5 reduces from initial concentration this to this, initial 50 था, बाद में 10 हो गया, in 120 minutes at 300 Kelvin. The rate constant for the reaction is this. आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर देखते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यार फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन तो हमारे पास है k, द वैल्यू ऑफ x, रेट कांस्टेंट फाइंड करनी है 300 केल्विन। तो स्टार्ट करें, तो फॉर्मूला तो है हम लोगों के पास 2.303 अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे कितना है 120 मिनट्स, तो 120 मिनट्स डाल दो यहाँ पे। लॉग है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 है, ये 50 है और ये 10 है। ठीक है ना, रेड्यूस होकर 10 हो गया तो नीचे आएगा। तो log 5 की वैल्यू हमारे को गिवन है, कितना अच्छा है यार, log की वैल्यू दे रखी है, इतने सही फ्लो में। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 120 इंटू log 5। log 5 की वैल्यू देखो 0.69 है, तो आप 0.7 ले सकते हो। ठीक है ना, 0.6989 कैलकुलेट करना कितना टीडियस जॉब। इसको कैसे कैलकुलेट करें, हमारे को x फाइंड करनी है, x इंटू 10 की पावर -2 है, तो कैसे करें भैया, 2. इसको थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं, 60 को 2 से कट जाएगा, 1.15 ले लेते हैं और 1.15 को 1.2 ले लेते हैं, चलो 1.15 को 1.2 ले लेते हैं इंटू 0.7 अपॉन 60, ये हो जाएगा 84 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन 60। 10 टू पावर -2 तो आ गया ना, x चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए, तो 84/60 है। और छोटा करके देखते हैं, ये 30 कर लो, ये 42 कर लो, और छोटा करते हैं, ये 15 कर लो, ये 21 कर लो, 5 3 जा 7, 7/5, 7/5 होता है अप्रॉक्स 1.4, तो ये आपको x की वैल्यू आ गई 1.4, तो आप 1.4 लिख देना, हो गई ना बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो क्या था इसमें, बिल्कुल आपके जो बोर्ड में आता है ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करते ये आ चुका है मार्च 17 2021 वाले पेपर में, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। फॉर सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, यहाँ भी लॉग दे रखा है, आफ्टर 570 सेकंड। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं करना, लॉग भी दे रखा है। आप लोग ट्राई करके आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये करके देखते हैं, द रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मीन्स बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, और जहां एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो तो इसमें कैच पॉइंट है। कैच पॉइंट क्या है कि आपका जो कोफिशिएंट्स है ना,
ए और B2 का जो रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट है वही इसके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाएंगे। मान लो बच्चों, इसको नोट कर लो कहीं पे, है ना, जहां एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। For a certain quantity of reactants, if the volume of the reaction vessel is reduced by a factor of 3, the value of the reaction increases. Reaction increases by. Try करके देखते हैं, चलो। तो पहले क्या लिखें? R is equal to K, A पे पावर 2 and B2 पे पावर 1। बढ़िया, चलो। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 3। तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम को रिड्यूस कर दोगे बाय फैक्टर ऑफ 3। तो वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर में होता है, मोल पर लीटर है नहीं है, तो वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर में होता है, वहां भी V/3 करोगे तो ये 3 टाइम्स A बन जाएगा और ये 3 टाइम्स B2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो R डैश ये 9 हो गया है, 3 हो गया, तो ये 27 टाइम्स K A पे पावर 2 इंटू B2। तो ये पूरा क्या है? ये तो पूरा R है, तो R डैश मुझे क्या मिल गया? 27 R मिल गया, यानी कि 27 टाइम हो गया वो रिएक्शन। यहाँ लिखोगे 27 बाय फैक्टर 27। कितना इजी है यार, लॉलीपॉप है ये तो। लॉलीपॉप भी खाने में टाइम लगता है, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है 2012। जितना पीछे जाओगे ना क्वेश्चन उतने टफ मिलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले अच्छे से, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को ग्राफ को देखो, पहले ध्यान से देखो ग्राफ को। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन में ही बच्चे अवॉइड करते हैं या बच्चे ग्राफ को पसंद नहीं करते हैं। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, देखा, ग्राफ आता है बच्चों का सर छोड़ो कहाँ ग्राफ होगा, पर ये है बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन ए प्रोड्यूसेस ए प्लॉट ऑफ log T हाफ। यहाँ गिवन है क्या? log T हाफ गिवन है, log A0 गिवन है। If the initial concentration of A represented by A0, then the order of the reaction is। अब ये initial concentration बोल रहा है A0 है, तो order of the reaction बताइए ग्राफ को देख करके बताइए। खैर जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है वो देख के आंसर में टिक मार देगा, लेकिन जिसको प्रैक्टिस नहीं है उसको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी बात को। यहाँ T हाफ है, A0 है। चलो मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ T हाफ और A0 में रिलेशन कैसे आता है। T हाफ कैसे आता है? देखो बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर वाला, यही फॉर्मूला है ना, T है, log है, या फिर इसको छोड़ो, चलो आप सीधा फॉर्मूला लिखो। A से बन रहा है B, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू K A टू द पावर x, यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर T हाफ है और log A0 है, समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ d A टू द पावर x इज इक्वल टू K dt, ठीक है ना, यही तो है। लॉग का फैक्टर कब आएगा? लॉग का फैक्टर कब आएगा ये आपको देखना है। तो यहां पर अगर मैं देखो सिर्फ यहाँ पे A0 ही चाहिए और तो कुछ चाहिए ही नहीं, आप क्या करोगे ना, x को 0 लोगे, मैं बता रहा हूं, x को आप 0 लोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस ऑफ dA K dt। इसको आप कर दो इंटीग्रेट, T0 पे ये क्या है? A0 है, ठीक, T0 पे A0 है, और ये क्या है? आफ्टर T हाफ में आपको मिल जाएगा A0/2 हाफ लाइफ। यहाँ हाफ लाइफ की बात हो रही तो हाफ लाइफ कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा A0/2 KT हाफ, ये मिलेगा। यानी कि जब आप 0 ऑर्डर रिएक्शन लिखते हो तो T हाफ ये मिलता है, ठीक। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो कुछ और होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पे x जब मैं 1 लेता तो ये log x होता, ठीक है, वो भी मैं करके बताऊंगा आपको। तो यहां से अब आप log ले लो, log A0 मिलेगा माइनस log 2 मिलेगा इज इक्वल टू log K मिलेगा
प्लस लॉग टी हाफ मिलेगा, ये आपको मिल गया, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ए नॉट। तो ध्यान से लिखना, मैं इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस सी के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस log 2 माइनस ऑफ log ऑफ k। ये तो y हो गया, ये x हो गया, तो ये c हो गया, ठीक है ना। यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, c है जीरो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप भी है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप भी है, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ गिवन है, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये अगर आपको प्रैक्टिस होती है कुछ करना नहीं पड़ता, सीधा आप जीरो ऑर्डर ही मारते। लेकिन आपके दिमाग में सवाल होगा, सर जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी तो हो सकता है। चेक कर लेते हैं, मैं आपको पूरा विस्तार से बताना चाहता हूँ, चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये तो प्रूफ हो गया कि इसी का इक्वेशन है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो ये सब कुछ यहाँ प्रूफ हो चुका है। लेकिन आपके शक को हटाने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए करूँगा, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये रहेगा हमारे पास। चलो इसको मैं हटाने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ ए, ठीक है ना। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, हाफ हो गया, के टी हाफ है, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना। माइनस ऑफ लॉग ए, अपर लिमिट पहले डाल रहा हूं मैं, शुरू में ए नॉट था, बाद में हाफ हो गया, ये है ए नॉट बाई 2, प्लस करेंगे तो लॉग ऑफ ए नॉट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आप बताओ क्या होता है, माइनस लॉग, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो आपको मिलेगा ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट बाई नॉट तो गया, तो लॉग 2 हो गया। यानी कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे ना, तो टी हाफ को तो कोई मतलब ही नहीं है, या पहले भी कर चुके हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट। तो ये ग्राफ कैसा ड्रॉ करोगे अगर आप, ये ग्राफ मान लो यहाँ पे लॉग ए नॉट है, तो ग्राफ तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, इससे इंडिपेंडेंट मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है ना, कुछ इंडिपेंडेंट मिलेगा, मतलब ये वर्टिकल लाइन कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब टर्म ही नहीं है। आप कितना भी ए नॉट की वैल्यू को बढ़ा दो, ए नॉट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, लेकिन टी नॉट क्या नहीं मिलेगा, सॉरी ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। देखो लॉग टी कांस्टेंट रहेगा, कितना भी आप लॉग ए नॉट को बढ़ा लो, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्राफ्स को आप पकड़ सकते हो खुद से, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस 3b प्लस 3c बाई 2, ये आपको मिल रहा है 3p, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कर लेते हैं ना, ये तो बच्चों वाला है, बिल्कुल बोर्ड वाला जो हम लोगों ने किया वही है। फॉर द रिएक्शन दिस 2a प्लस 3b प्लस 3c बाई 2 गिव्स यू 3p, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो DNA नंबर ऑफ मोल की बात हो रही है, और क्या DNA लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में माइनस होनी चाहिए, प्रोडक्ट में प्लस होनी चाहिए। B के लिए 3/2 लिख सकते हैं हम लोग, 3/4 C के लिए है तो लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस नहीं है, मैं माइनस की तलाश कर रहा था। देखो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं, माइनस डी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन dt डिवाइड बाई 2, ठीक ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस DNB अपॉन 3dt, ये लिख सकते हैं B के लिए। और C के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, माइनस D NC अपॉन 3/2 dt, ये लिख सकते हैं हम लोग बिंदास। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों में माइनस है, और ये रेट की बात हुई तो माइनस आप यहाँ हटा सकते हो, यहाँ से आप 2 हटाओगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये 2/3 हो जाएगा, फिर ये 2/3, ये 2 यहाँ चला जाएगा, DNA/dt
ये 2, ये तो 2/3 हो गया dNV अपॉन dt, और ये हो जाएगा 4/3, यानी कि इससे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन भी आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ सकती हैं, छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन है तो इंपॉर्टेंट, करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना बच्चों। और करके देखें, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ज्यादा इजी मुझे मजा नहीं आएगा करने में। ये करके देखें, T14 can be taken as time taken for the concentration of the reactant to drop to 3/4 of its initial value. If the rate constant for the first order reaction is K, then T1/4 can be written as. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पहले आप लिखोगे ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू 2.303, ठीक है ना, T ले लोगे आप, T ले लोगे, लॉग यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, A0 अपॉन A, ये लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं ना हमेशा जनरल। टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप टू 3/4, यानी कि A की जगह अब आप लिखोगे 3A0/4, 3A0/4 लिखोगे, और ये T क्या है, T1/4 है, T1/4 है, ऐसे ऐसे लिखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2.303 अपॉन T1/4, और ये हो जाएगा log 4/3, ठीक है ना, log 4/3। If the rate constant for the first order reaction is K, then T1/4 can be written as, तो लिख लेते हैं, T1/4 कैसे लिखेंगे ये बोल रहा है, तो T1/4 को इधर ले आओ, K को इधर ले जाओ, so T14 is equal to 2.303 अपॉन K log 4 माइनस log 3। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बेईमानी है कि हमारे को log 3 की वैल्यू चाहिए, इसे दे नहीं रखा, लेकिन log टेबल जरूर याद रहा होगा, मतलब मिला एग्जामिनेशन हॉल में मिली होगी log टेबल, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो चलो log 2 की वैल्यू तो याद होती है ना, 0.3 होती है log 2 की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन K, log 4 को लिख सकते हैं ना 2 log 2, log 4 के क्या लिख सकते हैं, देखो 4 को 2 पे स्क्वायर लिख लेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 2 log 2 की वैल्यू 0.6 माइनस ऑफ log 3, ठीक है ना, तो log 4 की वैल्यू 0.6 है, तो log 3 की वैल्यू क्या होगी, ये भी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि 2.303 इंटू कुछ पॉइंट से होगा, और वो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, लेकिन सारी वैल्यूज यहाँ फ्रैक्शन में है, तो आप एक काम कर सकते हैं, log 3 की वैल्यू गेस मार सकते हो, गेस मारे 2.303, देखो log 4 की वैल्यू 0.6 है, log 4 की वैल्यू आ गई 0.6, तो log 3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो log 3 की वैल्यू कितनी होगी, 0.45 के आसपास होगी, 0.48 होगा, यानी इनका जो गैप होगा 0.6 माइनस 0.45 या 0.46 करेंगे, तो ये जो गैप आपको मिलने वाला है 0.13 या 12 ऐसा कुछ गैप मिलेगा आपको, तो 13 इंटू 2 26.26.28 के आसपास, अभी यही एक परफेक्ट वैल्यू है जिसके आसपास लाई करेगा, 0.10 इतना कम नहीं हो जाएगा, गैप थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, तो आपको बिना कैलकुलेटर या बिना आपके लॉग टेबल के भी आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोच करके कर सकते हो, तो बेसिकली आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन सी, दिस वन, ठीक है। तो मेरे ओर से तो बच्चों मैंने सारी चीजें, सारे टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई दूंगा। बाय बच्चों, टेक केयर।